न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं मयूरी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश की खबरों में। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस पर। अमेरिका का टैरिफ और पाकिस्तान की चुनौती हो जाएंगी बेदखल। RBI के इस फैसले के बाद चीन की छाती पर चढ़कर बचा लाया भारत की जमीन, ना गोली चलाई और ना लड़ी जंग। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका का टैरिफ और पाकिस्तान की चुनौती हो जाएंगी बेदखल। RBI के इस फैसले के बाद भरने वाला है सरकार का खजाना। अमेरिका के टैरिफ और पाकिस्तान की चुनौती के बीच केंद्र सरकार का खजाना भरने वाला। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लाभांश देने की घोषणा की है। यह 2023-24 के लाभांश भुगतान से 27.4% अधिक है। RBI ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सरकार को 2.1 लाख करोड़ रुपए का लाभांश हस्तांतरित किया। इसके पहले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भुगतान वितरण 87,416 करोड़ रुपए था। मुंबई में आयोजित RBI के केंद्रीय निर्देशक मंडल की 616वीं बैठक में सरकार को रिकॉर्ड लाभांश भुगतान करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की। रिजर्व बैंक से रिकॉर्ड लाभांश मिलने से सरकार को अमेरिका द्वारा लगाए गए सीमा शुल्क और पाकिस्तान के साथ संघर्ष के कारण रक्षा मद में बड़े खर्च से निपटने में मदद मिली। RBI ने एक बयान में कहा कि निर्देशक मंडल ने वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य की समीक्षा की, जिसमें परिदृश्य से जुड़े जोखिम भी शामिल है। इस दौरान निर्देशक मंडल ने अप्रैल 2024 मार्च 2025 के दौरान रिजर्व बैंक के कामकाज पर भी चर्चा की और वर्ष 2024-25 के लिए रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी। रिजर्व बैंक ने कहा कि केंद्रीय निर्देशक मंडल ने लेखा वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 2,68,590.7 करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी दी। RBI ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हस्तांतरित की जाने वाली अधिशेष राशि का निर्धारण संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचे के आधार पर किया गया है। केंद्रीय बोर्ड ने 15 मई 2025 को हुई बैठक में संशोधित ECF को मंजूरी दी थी। संशोधित ढांचे में प्रावधान है कि आकस्मिक जोखिम बम्पर के तहत जोखिम प्रावधान को RBI के बही खाते के 7.50 से 4.50% की सीमा के भीतर बनाए रखा जाना चाहिए। RBI ने कहा कि संशोधित ECF के आधार पर और आर्थिक आकलन को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय निर्देशक मंडल ने आकस्मिक जोखिम बम्पर को बढ़ाकर 7.50% करने का फैसला किया। RBI के इस फैसले के बाद भरने वाला है सरकार का खजाना। अमेरिका के टैरिफ और पाकिस्तान की चुनौती के बीच केंद्र सरकार का खजाना भरने वाला। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लाभांश देने की घोषणा की है। यह 2023-24 के लाभांश भुगतान से 27.4% अधिक है। RBI ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सरकार को 2.1 लाख करोड़ रुपए का लाभांश हस्तांतरित किया। इसके पहले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भुगतान वितरण 87,416 करोड़ रुपए था। मुंबई में आयोजित RBI के केंद्रीय निर्देशक मंडल की 616वीं बैठक में सरकार को रिकॉर्ड लाभांश भुगतान करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की। रिजर्व बैंक से रिकॉर्ड लाभांश मिलने से सरकार को अमेरिका द्वारा लगाए गए सीमा शुल्क और पाकिस्तान के साथ संघर्ष के कारण रक्षा मद में बड़े खर्च से निपटने में मदद मिली। RBI ने एक बयान में कहा कि निर्देशक मंडल ने वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य की समीक्षा की, जिसमें परिदृश्य से जुड़े जोखिम भी शामिल है। इस दौरान निर्देशक मंडल ने अप्रैल 2024 मार्च 2025 के दौरान रिजर्व बैंक के कामकाज पर भी चर्चा की और वर्ष 2024-25 के लिए रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी। रिजर्व बैंक ने कहा कि केंद्रीय निर्देशक मंडल ने लेखा वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 2,68,590
2,68,590.7 करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी दी। आरबीआई ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हस्तांतरित की जाने वाली अधिशेष राशि का निर्धारण संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचे के आधार पर किया गया है। केंद्रीय बोर्ड ने 15 मई 2025 को हुई बैठक में संशोधित ईसीएफ को मंजूरी दी थी। संशोधित ढांचे में प्रावधान है कि आकस्मिक जोखिम बम्पर के तहत जोखिम प्रावधान को आरबीआई के बही खाते के 7.50 से 4.50% की सीमा के भीतर बनाए रखा जाना चाहिए। आरबीआई ने कहा कि संशोधित ईसीएफ के आधार पर और आर्थिक आकलन को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय निर्देशक मंडल ने आकस्मिक जोखिम बम्पर को बढ़ाकर 7.50% करने का फैसला किया। आरबीआई के इस फैसले के बाद भरने वाला है सरकार का खजाना। अमेरिका के टैरिफ और पाकिस्तान की चुनौती के बीच केंद्र सरकार का खजाना भरने वाला। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लाभांश देने की घोषणा की है। यह 2023-24 के लाभांश भुगतान से 27.4% अधिक है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सरकार को 2.1 लाख करोड़ रुपए का लाभांश हस्तांतरित किया। इसके पहले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भुगतान वितरण 87,416 करोड़ रुपए था। मुंबई में आयोजित आरबीआई के केंद्रीय निर्देशक मंडल की 616वीं बैठक में सरकार को रिकॉर्ड लाभांश भुगतान करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की। रिजर्व बैंक से रिकॉर्ड लाभांश मिलने से सरकार को अमेरिका द्वारा लगाए गए सीमा शुल्क और पाकिस्तान के साथ संघर्ष के कारण रक्षा मद में बड़े खर्च से निपटने में मदद मिली। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि निर्देशक मंडल ने वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य की समीक्षा की, जिसमें परिदृश्य से जुड़े जोखिम भी शामिल है। इस दौरान निर्देशक मंडल ने अप्रैल 2024 मार्च 2025 के दौरान रिजर्व बैंक के कामकाज पर भी चर्चा की और वर्ष 2024-25 के लिए रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी। रिजर्व बैंक ने कहा कि केंद्रीय निर्देशक मंडल ने लेखा वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 2,68,590.7 करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी दी। आरबीआई ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हस्तांतरित की जाने वाली अधिशेष राशि का निर्धारण संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचे के आधार पर किया गया है। केंद्रीय बोर्ड ने 15 मई 2025 को हुई बैठक में संशोधित ईसीएफ को मंजूरी दी थी। संशोधित ढांचे में प्रावधान है कि आकस्मिक जोखिम बम्पर के तहत जोखिम प्रावधान को आरबीआई के बही खाते के 7.50 से 4.50% की सीमा के भीतर बनाए रखा जाना चाहिए। आरबीआई ने कहा कि संशोधित ईसीएफ के आधार पर और आर्थिक आकलन को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय निर्देशक मंडल ने आकस्मिक जोखिम बम्पर को बढ़ाकर 7.50% करने का फैसला किया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन की छाती पर चढ़कर बचा लाया भारत की जमीन, ना गोली चलाई और ना लड़ी जंग, एक गुमनाम मेजर की अनसुनी कहानी। ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब पाकिस्तान और पीओके के हमारी जाबाज वायुसेना घुसी और आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये भारत का जवाब था कि अगर हमारी सीमा में इस तरह की कायराना हरकत होंगी तो पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा जाएगा। इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान तिलमिलाया और सीमा पर फायरिंग करने लगा, लेकिन भारतीय सेना उसकी हार गोली का जवाब बम और मिसाइल से दिया। भारत ने बता दिया है कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए हर सेकंड तैयार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में पराक्रमी इतिहास में एक बॉर्डर ऐसा भी है जिसे बिना एक भी गोली चलाए सुरक्षित कर लिया गया। सैनिकों के बीच कोई तनाव नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई। इस बॉर्डर की रक्षा के लिए केवल एक शख्स मोर्चे पर था। उसे भारत की उस जमीन को वापस लाने के लिए भेजा गया था जिस पर अभी तक दावा नहीं किया गया था। अपनी बहादुरी से उसने इस मिशन को बखूबी अंजाम दिया। ये कहानी है मेजर रालेगनाओ बॉम्ब खतिंग की, जिन्होंने अपनी जाबाजी से अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। कहानी शुरू होती है कि 1951 से, जब मेजर खतिंग भारतीय सीमांत प्रशासनीय सेवा के सदस्य थे। असम के तत्कालीन राज्यपाल
जयराम दास दौलतराम ने उन्हें बुलाया और अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर कब्जा करने का काम सौंपा। यह इलाका सैन्य रणनीति के तौर पर काफी महत्वपूर्ण था। चीन तिब्बत में घुसने की तैयारी कर रहा था और उसकी मंशा भारत के साथ सीमा को एक बार फिर एक नए सिरे से निर्धारित करने की। रिपोर्ट के मुताबिक मेजर खतिंग जंगल युद्ध में माहिर थे। 17 जनवरी 1951 को उन्होंने आसाम राइफल्स के सैनिकों के साथ असम के चारडुरार के पास लोकरा कैंप से तवांग के लिए अभियान शुरू किया। ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब पाकिस्तान और पीओके के हमारी जाबाज वायुसेना घुसी और आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये भारत का जवाब था कि अगर हमारी सीमा में इस तरह की कायराना हरकत होंगी तो पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा जाएगा। इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान तिल मिलाया और सीमा पर फायरिंग करने लगा, लेकिन भारतीय सेना उसकी हार गोली का जवाब बम और मिसाइल से दिया। भारत ने बता दिया है कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए हर सेकंड तैयार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में पराक्रमी इतिहास में एक बॉर्डर ऐसा भी है जिसे बिना एक भी गोली चलाए सुरक्षित कर लिया गया। सैनिकों के बीच कोई तनाव नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई। इस बॉर्डर की रक्षा के लिए केवल एक शख्स मोर्चे पर था। उसे भारत की उस जमीन को वापस लाने के लिए भेजा गया था जिस पर अभी तक दावा नहीं किया गया था। अपनी बहादुरी से उसने इस मिशन को बखूबी अंजाम दिया। ये कहानी है मेजर रालेगनाओ बॉम खतिंग की, जिन्होंने अपनी जाबाजी से अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। कहानी शुरू होती है कि 1951 से जब मेजर खतिंग भारतीय सीमांत प्रशासनीय सेवा के सदस्य थे। असम के तत्कालीन राज्यपाल जयराम दास दौलतराम ने उन्हें बुलाया और अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर कब्जा करने का काम सौंपा। यह इलाका सैन्य रणनीति के तौर पर काफी महत्वपूर्ण था। चीन तिब्बत में घुसने की तैयारी कर रहा था और उसकी मंशा भारत के साथ सीमा को एक बार फिर एक नए सिरे से निर्धारित करने की। रिपोर्ट के मुताबिक मेजर खतिंग जंगल युद्ध में माहिर थे। 17 जनवरी 1951 को उन्होंने आसाम राइफल्स के सैनिकों के साथ असम के चारडुरार के पास लोकरा कैंप से तवांग के लिए अभियान शुरू किया। ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब पाकिस्तान और पीओके के हमारी जाबाज वायुसेना घुसी और आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये भारत का जवाब था कि अगर हमारी सीमा में इस तरह की कायराना हरकत होंगी तो पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा जाएगा। इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान तिल मिलाया और सीमा पर फायरिंग करने लगा, लेकिन भारतीय सेना उसकी हार गोली का जवाब बम और मिसाइल से दिया। भारत ने बता दिया है कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए हर सेकंड तैयार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में पराक्रमी इतिहास में एक बॉर्डर ऐसा भी है जिसे बिना एक भी गोली चलाए सुरक्षित कर लिया गया। सैनिकों के बीच कोई तनाव नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई। इस बॉर्डर की रक्षा के लिए केवल एक शख्स मोर्चे पर था। उसे भारत की उस जमीन को वापस लाने के लिए भेजा गया था जिस पर अभी तक दावा नहीं किया गया था। अपनी बहादुरी से उसने इस मिशन को बखूबी अंजाम दिया। ये कहानी है मेजर रालेगनाओ बॉम खतिंग की, जिन्होंने अपनी जाबाजी से अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। कहानी शुरू होती है कि 1951 से जब मेजर खतिंग भारतीय सीमांत प्रशासनीय सेवा के सदस्य थे। असम के तत्कालीन राज्यपाल जयराम दास दौलतराम ने उन्हें बुलाया और अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर कब्जा करने का काम सौंपा। यह इलाका सैन्य रणनीति के तौर पर काफी महत्वपूर्ण था। चीन तिब्बत में घुसने की तैयारी कर रहा था और उसकी मंशा भारत के साथ सीमा को एक बार फिर एक नए सिरे से निर्धारित करने की। रिपोर्ट के मुताबिक मेजर खतिंग जंगल युद्ध में माहिर थे। 17 जनवरी 1951 को उन्होंने आसाम राइफल्स के सैनिकों के साथ असम के चारडुरार के पास लोकरा कैंप से तवांग के लिए अभियान शुरू किया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को जमकर धोया, दुनिया के सामने बेनकाब किया आतंकी चेहरा। भारत ने शुक्रवार को सुरक्षा परिषद में आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। इस दौरान 2008 के मुंबई हमलों और पिछले महीने पहलगाम में पर्यटकों की बम्बरबाज सामूहिक हत्या समेत दशकों से चले आ रहे आतंकवादी हमलों पर इस्लामाबाद का आतंकी चेहरा बेनकाब किया।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर केंद्रित चर्चा के दौरान पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। हरीश ने नागरिकों को मानवीय कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों के लिए उभरते खतरों से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, मैं कई मुद्दों पर पाकिस्तान के प्रतिनिधि के निराधार आरोपों का जवाब देने के लिए बाह्य हूँ। हरीश ने कहा कि भारत ने दशकों से अपनी सीमाओं पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमलों का सामना किया है। इसमें मुंबई शहर पर हुई 26/11 के भयानक हमले से लेकर अप्रैल 2025 में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों को बमबार सामूहिक हत्या तक शामिल है। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तानी आतंकवाद के शिकार मुख्य रूप से नागरिक रहे हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य हमारी समृद्धि, प्रगति और मनोबल पर हमला करना रहा है। ऐसे देश के लिए नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा में भाग लेना भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अपमान है। भारत ने 7 मई की सुबह तड़के पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इसमें 9 जगहों पर आतंकवादी लॉन्च पैड को तबाह कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमला शुरू किया, जिससे सैन्य संघर्षों में तेजी आई। पाकिस्तानी हमले को नाकाम करते हुए भारत ने जवाबी कार्रवाई की और उसके 11 एयरबस पर स्ट्राइक की। 10 मई को दोनों पक्षों में एक दूसरे पर हमले रोकने के लिए सहमति। भारत ने शुक्रवार को सुरक्षा परिषद में आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। इस दौरान 2008 के मुंबई हमलों और पिछले महीने पहलगाम में पर्यटकों की बमबार सामूहिक हत्या समेत दशकों से चले आ रहे आतंकवादी हमलों पर इस्लामाबाद का आतंकी चेहरा बेनकाब किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर केंद्रित चर्चा के दौरान पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। हरीश ने नागरिकों को मानवीय कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों के लिए उभरते खतरों से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, मैं कई मुद्दों पर पाकिस्तान के प्रतिनिधि के निराधार आरोपों का जवाब देने के लिए बाह्य हूँ। हरीश ने कहा कि भारत ने दशकों से अपनी सीमाओं पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमलों का सामना किया है। इसमें मुंबई शहर पर हुई 26/11 के भयानक हमले से लेकर अप्रैल 2025 में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों को बमबार सामूहिक हत्या तक शामिल है। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तानी आतंकवाद के शिकार मुख्य रूप से नागरिक रहे हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य हमारी समृद्धि, प्रगति और मनोबल पर हमला करना रहा है। ऐसे देश के लिए नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा में भाग लेना भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अपमान है। भारत ने 7 मई की सुबह तड़के पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इसमें 9 जगहों पर आतंकवादी लॉन्च पैड को तबाह कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमला शुरू किया, जिससे सैन्य संघर्षों में तेजी आई। पाकिस्तानी हमले को नाकाम करते हुए भारत ने जवाबी कार्रवाई की और उसके 11 एयरबस पर स्ट्राइक की। 10 मई को दोनों पक्षों में एक दूसरे पर हमले रोकने के लिए सहमति। भारत ने शुक्रवार को सुरक्षा परिषद में आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। इस दौरान 2008 के मुंबई हमलों और पिछले महीने पहलगाम में पर्यटकों की बमबार सामूहिक हत्या समेत दशकों से चले आ रहे आतंकवादी हमलों पर इस्लामाबाद का आतंकी चेहरा बेनकाब किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर केंद्रित चर्चा के दौरान पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। हरीश ने नागरिकों को मानवीय कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों के लिए उभरते खतरों से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, मैं कई मुद्दों पर पाकिस्तान के प्रतिनिधि के निराधार आरोपों का जवाब देने के लिए बाह्य हूँ। हरीश ने कहा कि भारत ने दशकों से अपनी सीमाओं पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमलों का सामना किया है।
इसमें मुंबई शहर पर हुई 26/11 के भयानक हमले से लेकर अप्रैल 2025 में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों को बम्बर सामूहिक हत्या तक शामिल है। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तानी आतंकवाद के शिकार मुख्य रूप से नागरिक रहे हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य हमारी समृद्धि, प्रगति और मनोबल पर हमला करना रहा है। ऐसे देश के लिए नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा में भाग लेना भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अपमान है। भारत ने 7 मई की सुबह तड़के पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इसमें 9 जगहों पर आतंकवादी लॉन्च पैड को तबाह कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमला शुरू किया, जिससे सैन्य संघर्ष में तेजी आई। पाकिस्तानी हमले को नाकाम करते हुए भारत ने जवाबी कार्रवाई की और उसके 11 एयरबस पर स्ट्राइक की। 10 मई को दोनों पक्षों में एक दूसरे पर हमले रोकने के लिए सहमति। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। मिसाइल परीक्षण के लिए अंडमान निकोबार एयरस्पेस 2 दिनों के लिए बंद, फ्लाइट्स के बदले रूट। भारत ने बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास के हवाई क्षेत्र को बंद किया। यह फैसला 24 और 25 मई को किया जाएगा। हवाई क्षेत्र 3 घंटे के लिए बंद रहेगा। इस दौरान सैन्य अभ्यास और हथियारों के परीक्षण के लिए एक नोट ऐप जारी किया गया है। नोट ऐप में कहा गया है कि किसी भी नागरिक विमान को किसी भी ऊंचाई पर हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब है कि कोई भी आम विमान उस क्षेत्र में नहीं उड़ेगा। इस वजह से कोलकाता से भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम से हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु जाने वाली उड़ानें 15-20 मिनट लंबी हो जाएंगी। वापसी की उड़ानें भी प्रभावित होंगी। यह बदलाव शनिवार और रविवार को सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच होगा। भुवनेश्वर के बजाय उड़ानें अब जमशेदपुर के रास्ते जाएंगी। दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के बीच उड़ान भरने वाले विमानों को भी दूसरे रास्तों से भेजा जाएगा। इस दौरान 9 अंतर्राष्ट्रीय मार्ग बंद रहेंगे। नोटैम के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास के क्षेत्र में हवाई क्षेत्र बंद रहेगा। इसकी अधिकतम लंबाई 500 किलोमीटर होगी। इसका मतलब है कि एक बड़े क्षेत्र में विमानों की आवाजाही पर रोक रहेगी। यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। सैन्य अभ्यास और हथियारों के परीक्षण के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए सरकार ने खेद जताया है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।